सभी मित्रों को नमस्कार। श्याम बेनेगल जी पर केंद्रित एकाग्र की यह 8वीं कड़ी है और इस कड़ी में हमारे साथ एक बेहद खास शख्सियत उपस्थित हैं। आदरणीय अशोक मिश्र जी, आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद मित्रों, अशोक मिश्र साहित्य और सिनेमा के बीच एक सेतु का काम करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, साहित्य के लोगों को फिल्मों से और फिल्मों के लोगों को साहित्य से। अशोक मिश्र जी मूलतः सतना मध्य प्रदेश के हैं, मगर इनका जन्म बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ, तब के अविभाजित मध्य प्रदेश में। अशोक मिश्र राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के स्नातक हैं और एक मशहूर पटकथा लेखक हैं। जब ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में निर्देशन का पाठ्यक्रम कर रहे थे, तब इन्होंने शायद यह नहीं सोचा हो कि मुंबई जाकर एक मुख्य रूप से फिल्मों के लिए, धारावाहिकों के लिए लेखन कार्य से जुड़ जाएंगे, मगर इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। 30 वर्षों से अधिक की अवधि मुंबई में गुजार चुके हैं और तमाम तरह की फिल्मों और धारावाहिकों के लेखन कार्य से जुड़े हुए। बीच बीच में हम इन्हें अलग अलग भूमिकाओं में भी देख लेते हैं। अशोक मिश्र जी को 2 बार बेस्ट स्क्रीन प्ले का नेशनल अवार्ड मिल चुका है और सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड से भी आप सम्मानित हैं। अशोक मिश्र जी का एक सुदीर्घ साहचर्य है श्याम बेनेगल जी के साथ। आज हम उन सभी पड़ावों से गुजरेंगे और अशोक मिश्र जी की नजर से हम श्याम बेनेगल के कार्यों को देखेंगे। श्याम बेनेगल और अशोक मिश्र के बीच किस तरह के संबंध रहे, इन संबंधों में किस तरह के कार्य हुए, हम इससे भी रूबरू हो सकेंगे। अशोक मिश्र नाटक भी लिखते हैं और इनके कई नाटकों का देश भर में मंचन हो सका है और प्रसिद्धि मिली है। तो आइए मित्रों, हम अशोक मिश्र जी को सुनते हैं और उनसे पहला सवाल यही करते हैं कि आप श्याम बेनेगल जी से कब मिले, वह पहली भेंट कैसी रही और किन स्थितियों के अंतर्गत हुई। आदरणीय अशोक मिश्र जी, स्वागत। श्याम बेनेगल एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने मुझे बनाने में बड़ी जिनकी भूमिका रही है और आदरणीय प्रिय अर्पण कुमार जी उनके जन्मोत्सव को बहुत खूबसूरती से निभा रहे हैं यहाँ, और कई प्रसिद्ध लोगों को बुला रहे हैं जो श्याम बेनेगल के साथ जुड़े रहे किसी न किसी तरह से। तो एक बड़े अच्छे आयोजन का मैं हिस्सा मुझे बनना ही था और अर्पण जी ने मुझे कहा तो मैं फौरन तैयार हो गया। दोस्तों, श्याम बेनेगल के बारे में बातचीत करना मतलब ऐसा है कि जैसे सागर के बारे में आप बात कर रहे हैं। इतना उनका व्यक्तित्व विस्तृत है, इतने उनके व्यक्तित्व के पहलू हैं कि उनको बताने के लिए मतलब काफी समय लगेगा। और मेरा उनके साथ 30-35 साल का एसोसिएशन है आज। तो मैंने बड़े करीब से देखा है, जितने प्रोजेक्ट में मैं उनके साथ काम किया तो मैंने करीब से देखा है। लेकिन मेरे परिचय की बात यूं है कि मैं जब पहली बार मुंबई आया तो
अगर किसी निर्देशक से मैं मिलना चाहता था तो श्याम बेनेगल से, और मैं उनके ऑफिस गया तो मेरी लकीली उनसे मुलाकात हो गई। वो खाली थे तो उन्होंने मुझे वक्त दिया। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं ऐसा ऐसा हूँ, एनएसडी से आया हूँ, और मेरी एक किताब छप गई थी उस समय नाटकों की, बजे ढिंडोरा उर्फ खून का रंग, नौटंकी थी। वो किताब मैंने उनको दिया और मैं कहा लिखता हूँ और एनएसडी से पास आउट हूँ। तो वो एनएसडी के लोगों को बड़ा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि वो ट्रेंड लोगों पे यकीन करते हैं। वो चाहते हैं कि एक्टर तैयारी के साथ आए, कुछ राइटर तैयारी के साथ आए, पढ़ा लिखा हो। तो उन्होंने कुछ मुझसे बात की और फिर कहा ठीक है, हमारा सीरियल बन रहा है भारत एक खोज, उसमें हम एक लेखकों की टीम बना रहे हैं, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। और इसके बाद उन्होंने मुझे एक इंग्लिश स्क्रिप्ट दी, कहा इसको आपको अनुवाद करना है एक तरह से सिनेमेटिक फॉर्म में, तो आप कर पाएंगे, मुझे कल चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। और वो स्क्रिप्ट लेके मैं घर आ गया। लेकिन तब मैं अंग्रेजी बहुत कम जानता था, कम मतलब बहुत ही कम। अभी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं जानता, अभी भी कम ही जानता हूँ, पर उस समय तो बहुत ही कम जानता था। तो मेरे लिए समस्या खड़ी हो गई कि मैं इसका क्या करूं। तो मैं डिक्शनरी ले आया एक, इंग्लिश हिंदी, और उस डिक्शनरी को मैंने सामने रखा और मैंने शब्दों के अर्थ लिखना शुरू कर दिया। और करते 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 मुझे समझ में आया कि अच्छा, ये उरुभंगम नाटक है भास का। और फिर मैंने उसका अनुवाद कर लिया। जहां मुझे शब्द कठिन लगते थे उसको मैं तुरंत डिक्शनरी से देख लेता था। ऐसा करके मैंने रात भर मेहनत की और सुबह उनके पास पहुंचा। तो उन्होंने कहा सुनाओ। तो मैंने सुनाया उनको, तो उनको पसंद आया। लेकिन उन्होंने कहा कि एक मिनट रुको, मैं जैसा चाहता था वो ऐसा नहीं है। अनु जो आपने अनुवाद किया है, हिंदी डायलॉग लिखे हैं, वो वैसे नहीं है जैसा मैं चाहता था। तो मैं कहा सर आप कैसा चाहते थे। तो वो मुझे अपने एक छोटे स्टूडियो में ले गए। वहां मुझे उन्होंने एक फिल्म के कुछ हिस्से दिखाए, जो रोमन फिल्म थी, वॉर पिक्चर थी, और उस तरह का दिखाया उन्होंने मुझे। और मुझसे कहा कि बड़ी रियलिस्टिक फिल्म थी वो, उसका नाम याद नहीं है मुझे। उसके बाद श्याम बाबू ने कहा मैं इस तरह से चाहता था कि डायलॉग लिखे जाएं, रियलिस्टिक, आपने इसको पोएटिक बना दिया है। तो मैंने कहा सर ठीक है, मैं इसको रियलिस्टिक कर दूंगा, बोलचाल की भाषा में कर दूंगा उस गरिमा के साथ। आ, लेकिन लेकिन कह के मैं चुप हो गया, क्योंकि मैं इस पहली मुलाकात में, दूसरी मुलाकात में शिकायत दर्ज नहीं करना चाहता था कुछ भी। तो श्याम बाबू फौरन ताड़ लेते हैं कि कोई बात है। तो उन्होंने कहा क्या 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 बोल रहे हैं आप, बोलिए 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 बोलिए। तो मैंने कहा सर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये नाटक जो है उरुभंगम, ये महाकवि भास का लिखा हुआ है। तो जब मैं इसके संवाद लिख रहा था हिंदी में, तो मुझे लगा कि एक कवि की रचना है ये, तो इसमें काव्यात्मकता होना बहुत ही जरूरी लगा मुझे। इसलिए मैंने ऐसे कर दिया है। अदरवाइज मैं सिंपल उसमें भी कर सकता हूँ। तो श्याम बाबू ने थोड़ा सोचा, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया, ऐसे ही रहने दीजिए। तो मेरा मेरा दिमाग बिल्कुल, मैं सन्न रह गया कि इतना बड़ा डायरेक्टर मेरे जैसे बिल्कुल नए लेखक की बात को सुना, और उसको लगा कि बात सही है, तो उसने फौरन एक्सेप्ट कर लिया। ये बहुत कम लोगों में होता है जो श्याम बेनेगल में है। और मैं उनके भारत एक खोज का हिस्सा बन गया, जो मेरे लेखन का स्वर्णिम काल था। मैं युवा था, उत्साही था, और मैं मुझे कुछ कर गुजरने की चाहत थी मेरे मन में। तो शमा जैदी और सुनील शानबाग,
ये दो लोग उसके राइटर थे जो लिख रहे थे। बसंत देव साहब उसमें गीत लिख रहे थे और मैं उसमें हिंदी संवाद लिख रहा था। तो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, श्याम बाबू से मिलना भी होता था। हम लोग, अमरीश पुरी जी का एक घर है हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर के पास, वहीं ऑफिस था जहाँ सुनील शानबाग, शमा जी और मैं बैठा करते थे, और भी राइटर आते रहते थे, अतुल तिवारी, जितने भी आए बीच बीच में, पर हम लोग बैठ के काम करते रहते थे और श्याम बाबू से मिलना होता रहता था। तो हमेशा मतलब प्रोत्साहित करते थे। फिर बीच में पता चला कि भारत एक खोज का काम रुक गया है कुछ कारणों से। तो हम लोग सब बहुत निराश हो गए। हम लोग श्याम बाबू से मिले, हमने कहा क्या श्याम बाबू, क्या अभी? कहा हाँ अभी कुछ प्रॉब्लम है तो रुक गया है, पर फिक्र मत करो, ये बनेगा। थोड़ा सा गैप आया है ये समझ लो, और कोई बात नहीं, पर ये बनेगा जरूर। हमने कहा ठीक है भाई। इस बीच हम बीच में कहीं और काम करने लगे। फिर खबर आई, श्याम बाबू कभी उम्मीद नहीं छोड़ते। मैंने देखा है उनके हर प्रोजेक्ट में बाधाएं आती हैं और हर प्रोजेक्ट में वो उम्मीद नहीं छोड़ते और हर प्रोजेक्ट का रास्ता निकाल लेते हैं। ये मैंने उनसे सीखा। और भारत एक खोज बना जो बड़ा ही, बहुत ही बड़ा काम है। एक डायरेक्टर के लिए करना और पूरी यूनिट के लिए करना भी बहुत बड़ा काम है। पर श्याम बाबू ने वो चुनौती स्वीकार की कि वो पूरे भारत के इतिहास को दिखाएंगे और बहुत ही विश्वसनीय, ऑथेंटिक ढंग से दिखाएंगे। और क्या ही सीरियल है वो, देखिए आप जरा, क्या खूबसूरत सीरियल है। हर एपिसोड आप देखिए, कमाल का है। तो वहां से मेरी श्याम बाबू से मुलाकात होने लग गई। मैं शूटिंग में जाता था, तो एक दिन मैं शूटिंग में गया तो शूटिंग खत्म हो गई, पैकअप हो गया और मैं बस स्टॉप पे आ गया फिल्म सिटी से अपने घर जाने के लिए। तो श्याम बाबू कार से गुजरे, तो उन्होंने कार रिवर्स करवाई, रोक के रिवर्स करवाई और मुझसे पूछा कि तुमको कहाँ जाना है? तो मैंने कहा सर मुझे इधर जाना है। बोले चलो हाईवे तक मैं चल रहा हूँ, तुमको छोड़ दूंगा। मैं उनके साथ बैठ गया और कार चली तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब एक आदमी कैसे जीतता है लोगों को, लोगों को जीतना कोई श्याम बाबू से सीखे। वो अपने दुश्मनों को भी जीत लेते हैं। दुश्मन तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई भी दुश्मन हो सकता है इस दुनिया में। लेकिन अगर कोई है भी तो श्याम बाबू उसको इतने खूबसूरती से जीतते हैं कि मजा ही आ जाता है। तो ये श्याम बाबू के साथ मेरे काम का दौर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और एक लंबा पड़ाव मैंने अपने क्रिएटिव राइटिंग का उनके साथ पूरा किया है और कोशिश करता रहता हूँ कि मैं उनके साथ और काम करूं, और काम करूं। जी अर्पण जी। जी मित्रों, एक के बाद हम एक अनुभवों को सुनेंगे। भारत एक खोज की बात हुई, अमरावती की कथाएं नाम से भी एक चर्चित टीवी शो श्याम बाबू ने बनाए, जिसमें अमरावती के आसपास की कहानियां बड़े ही खूबसूरत ढंग से बयान की गई। पूर्व में इस श्रृंखला में रघुवीर यादव जी ने भी इसकी चर्चा की। रघुवीर यादव जी के साथ अशोक मिश्र जी ने उसमें अभिनय भी किया है और स्क्रिप्ट के लेखन से तो जुड़े ही रहे हैं, मगर साथ में कुछ एक एपिसोड में अशोक मिश्र जी ने अभिनय भी किया है। तो अमरावती की कथाएं, उसमें गीत लिखने का भी काम किया है अशोक जी ने, जिसका निर्देशन श्याम बाबू ने किया। तो उस प्रोजेक्ट से जुड़े अपने अनुभव भी हमसे साझा करें अशोक जी। अमरावती की कथाएं मेरा प्रिय धारावाहिक है और उसकी कहानियां लाजवाब हैं। मतलब अगर किसी लेखक ने मुझे प्रेमचंद के बाद भारतीय साहित्य में प्रभावित किया है तो शंकर मंची ने किया है। शंकर मंची तेलुगु के एक प्रसिद्ध राइटर हैं
और उनकी वो कहानियां हैं, अद्भुत जीवन की पकड़। वो छोटी छोटी कहानियां, 1 पेज 1.5 पेज 2 पेज की, पर उसमें विविध छटाएं हैं जीवन की, जिसको शंकर मंची जी, अमरावती एक जगह है गुंटूर के पास, एक अमरावती तो महाराष्ट्र में है, पर ये वो अमरावती नहीं है, ये अमरावती गुंटूर जिले में है। तो वहां अमरावती है, वहां नदी है, एक सुंदर सी मंदिर है, और बड़ा खूबसूरत शहर है। तो शंकर मंची उस जगह जाके रहे, और उन्होंने वहां के विभिन्न चरित्रों पे कहानियां बुनी। तो श्याम बाबू ने मुझसे कहा कि अशोक, ये लिखना है, इसका स्क्रीन प्ले डायलॉग लिखना है तुमको। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो कहानियां मैं ले आया, उन्होंने मुझे 12 13 15 कहानियां दी, कहीं इसमें से ये कहानियां मुझे अच्छी लगती हैं। तो मैंने उनको पढ़ा, तो हर कहानी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी, और फिर मैंने उसको बड़े प्यार से उसका रूपांतरण किया। धारावाहिक 25 मिनट का धारावाहिक कैसे उसको बनाया जाए। तो अ, श्याम बाबू मुझे गाइड करते रहे कि इसको ऐसा भी करो, ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो मैंने वो सब शामिल किया, और मुझे अमरावती कथाएं, फिर हम लोग गुंटूर गए। तो उस समय बहुत तेज धूप थी उन दिनों, धूप के दिन थे वो, और हम लोग शूटिंग कर रहे थे अ, अमरावती शहर में। तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन श्याम बाबू और उनकी टीम मतलब ऐसे काम कर रहे थे जैसे ठंड के दिनों में काम कर रहे हैं। और एक कमाल का वो अनुभव बना, वो धारावाहिक कमाल का बना। अच्छा, श्याम बाबू मुझे रोल भी दे देते हैं, तो मैं उनके साथ काम करने में मुझे अभिनय करने का मौका मिलता है, जो मेरे लिए एक बड़ा ही मतलब मेरे लाइफ का एक बड़ा खूबसूरत क्षण होता है। उन्होंने लगभग सभी, जहां जहां मैंने लिखा उसमें कहीं न कहीं मैंने प्रवेश पा ही लिया अभिनेता के रूप में। और श्याम बाबू अ, की वजह से मैं अभिनय कर पाया अमरावती कथाएं में, रघुवीर यादव के साथ, रवि झांकल के साथ, और भी कई बड़े एक्ट्रेस थे उसमें, एक्टर थे उसमें। उन सबके साथ में काम करने का मुझे बड़ा खूबसूरत अनुभव मिला, और एक नई दुनिया खुली। मुझे लगा कि क्लासिक रच रहे हैं हम कुछ ऐतिहासिक रचने जा रहे हैं श्याम बाबू के निर्देशन में। और आप वो कहानियां देखिए, कितनी खूबसूरत कहानियां, और श्याम बाबू ने कितनी खूबसूरती से उसको प्रेजेंट किया है। और कहानियां भी इतनी तरह की, इतने तरह के भावों और विचारों की, कि सब आपके जीवन का रास्ता तय करते हैं अगर आप देखें तो। शायद इसीलिए श्याम बाबू ने इन कहानियों को चुना, कि ये कहानियां जीवन का रास्ता बताती हैं। एक से एक खूबसूरत कहानियां, और बड़ी आधुनिक कहानियां। तो अमरावती कथाएं लिखने में मुझे बड़ा मजा आया, उसमें मैंने कुछ गीत भी लिखे। और जैसे एक प्रसंग है जिसमें, एक एपिसोड है जिसमें अ, अ, धोबी और उसकी वाइफ का झगड़ा होता रहता है। रघुवीर यादव थे उसमें, धोबी बने थे। उनका और उनकी वाइफ का काफी झगड़ा होता रहता है पूरे एपिसोड में, बात बात में। और एक बूढ़े धोबी दंपत्ति में बड़ा प्यार है। और फिर अंत में उनका कैसे मिलन होता है। वो लड़की जो धोबन है, वो एक संगीतकार से प्यार करती है, उसके यहाँ कपड़े लेने जाती है जब। और ये धोबी एक दूसरी लड़की से प्यार करता है, रईस की, जहाँ कपड़े लेने जाता है वो अपनी कल्पनाओं में। और उनके कपड़े धोने लाते हैं, और एक शादी में जाने के लिए वो जमींदार के कपड़े पहन लेता है, और वो उस लड़की के, उसकी वाइफ। और दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं अरे तू कितनी सुंदर है, और वो कहता है तू कितना सुंदर। तो ऐसी उसमें सारी कहानियां बड़ी अच्छी थी, जो श्याम बाबू का एक बेहतरीन क्रिएशन है, और हाईली इंटरटेनिंग। मजा आ जाता है, आप 10 बार देखेंगे उसके हर एपिसोड को, आपको 10ों बार उतना ही मजा आएगा। और उसमें अच्छे राइटर्स के लिए एक चैलेंज था मेरे लिए अमरावती कथाएं लिखना, क्योंकि बड़े राइटर को जस्टिफाई करना पड़ता है जब भी आप एडॉप्ट करते हैं सिनेमा में किसी कहानी को,
तो उसको जस्टिफाई, और वो बड़ी छोटी कहानियां थी, तो उसको बड़ा करने में खतरा ये होता है कि कहीं आप कुछ ऐसा ना डाल दें जिससे लेखक की आत्मा को दर्द हो, तो वो करने चैलेंजिंग होता है वो मैंने किया। और श्याम बाबू का डायरेक्शन, उसमें सभी अभिनेताओं का योगदान कमाल का था। अमरावती की कथाएं वंडरफुल सीरियल। जी। जी मित्रों, जब अभी टीवी शोज की बात हो रही है तो पहले हम कुछ और टीवी शोज की ही बात कर लें, इसके बाद फिल्मों पर आएंगे। आप अशोक जी श्याम बाबू के साथ और किन किन धारावाहिकों से जुड़े रहे, इस पर बात कर लें, जी जी उसके जी बाद जी फिल्मों जरूर। पर आएंगे। जी जी जी। तो अमरावती कथाएं के साथ मैं जुड़ा रहा, फिर श्याम बाबू ने एक संक्रांति नाम का धारावाहिक बनाया, जी उसके भी कुछ एपिसोड मैंने लिखे। और बड़ा ही, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है श्याम बाबू का। आजादी के बाद से जो विकास हुआ, और आजादी के ठीक पहले तक की विभिन्न घटनाओं को उन्होंने उसमें जगह दी है। जैसे उन्होंने विभाजन को एक एपिसोड में जगह दी, जैसे उन्होंने लैंड रिफॉर्मिंग को एक जगह दी। और वो भी कहानियां सब मानवीय मनोविज्ञान की अद्भुत कहानियां हैं। तो वो भी मुझे लिखने का मौका मिला, और बड़ा मजा आया मुझे उसको करने में, कि उस दौर में महाराष्ट्र में क्या हुआ। एक किसान की कहानी थी उसमें, कहीं और किसी की जगह इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ। तो एक बिल्कुल नया डायमेंशन था। श्याम बाबू के साथ काम करने का मजा ही ये है कि वो तरह तरह का काम करते हैं, कोई उनकी सीमा नहीं है, जो कि किसी भी बड़े क्रिएटर की होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। वो कभी अपने आप को दोहराता नहीं है, कभी आपको नई दुनिया में ले जाते हैं, हमेशा नई समस्या की तरफ ले जाते हैं। एजुकेशन पे उस पे एक एपिसोड था, तो वो भी सीरियल देखा जाना चाहिए, उसको दोबारा भी दिखाया जाना चाहिए दूरदर्शन को। दूरदर्शन को ये सब करना चाहिए, उनके लिए जरूरी है कि वो अपनी बढ़िया चीजों को रिपीट करें। जी। जी। हेलो। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है अर्पण जी। जी कुछ हाँ। कुछ वर्ष पूर्व जब संविधान जैसा एक बड़ा टीवी शो का जी निर्माण हुआ, जी 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 अतुल साहनी और शमा जयदी जी का स्क्रीन प्ले है। जी 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 आप जी जी। का भी है उस टीवी हाँ, शो में। जी जी, मैंने एक चरित्र का रोल भी किया है एक एपिसोड में, और मुझे बड़ा मजा आता। कहाँ से श्याम बाबू ने मुझे रोल दिया, उस चरित्र का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, जो मैंने उसमें निभाया, जो जिस नेता का, उस दौरान के। लेकिन श्याम बाबू को, मुझे देखा श्याम बाबू ने, और अपने असिस्टेंट से कहा कि ये अशोक करेगा, ये वाला चरित्र। मैं उसका नाम आपको याद करके बता दूंगा, तो आप किसी अगले एपिसोड में बोल दीजिएगा। अ, हाँ तो एक, अच्छा, उसमें ये था कि आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ घटा नहीं सकते थे संवाद में, और लंबी लंबी स्पीचेस थी, तो उसको पूरा का पूरा याद करना था, और बिना किसी गड़बड़ी के बोलना था, 3-4 मिनट तक लगातार। तो श्याम बाबू ने कहा कि वैसे वो रहेगा आपके हेल्प के लिए, मॉनिटर रहेगा जिसमें डायलॉग आते रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप पूरा याद रखें अच्छे से। तो मैंने पूरी मेहनत से याद किया, और फिर टेलीप्रॉम्प्टर की मदद भी मिलती रही। तो वो बड़ा अनोखा प्रयोग किया था श्याम बाबू ने, संविधान की कहानी इतने रोचक ढंग से पेश करना। आज के बाद देखिएगा, आपको सालों के बाद अगर संस्कृति को समझना होगा, तो भारत एक खोज देखना जरूरी हो जाएगा। अगर अपने संविधान को समझना है, तो श्याम बाबू का संविधान देखना जरूरी हो जाएगा। और अगर आपको आजादी के आसपास की चीजें देखनी है, तो संक्रांति देखना जरूरी हो जाएगा। तो श्याम बाबू ने बड़ा इस तरह का बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। और ये सब करते हुए फिर सडनली श्याम बाबू ने मुझे ऑफर दिया कि एक फिल्म लिखनी, समर। जी तो
मैंने कहा ठीक है श्याम बाबू। बोले ये वहां से मुझे ऑफर था, मिनिस्ट्री से ऑफर है ये, कि इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाना है दलित अत्याचार पे। तो मैंने उनसे ये कहा है कि मैं डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाऊंगा, मैं डॉक्यू ड्रामा बनाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस पे फीचर फिल्म बनाऊंगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अ, अ, तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है क्या दलित अत्याचार पे? तो मैंने कहा श्याम बाबू, आपने मुझे एक किताब पढ़ने को दी थी जिसमें केस स्टडीज थे। श्याम बाबू बहुत कुछ पढ़ने को भी देते रहते हैं ताकि उनके राइटर का दिमाग थोड़ा सा खुला रहे। तो मैंने कहा आपने कुछ समय पहले मुझे हर्षमंदर साहब की एक केस स्टडीज की बुक दी थी, उसमें दो कहानियां हैं जो मुझे बड़ी प्रिय हैं। और दोनों कहानियां मैंने उनको बताया जो दलित अत्याचार की घटनाएं थी, एक छत्तीसगढ़ में घटी थी, एक सागर में कुल नाम के एक गांव में घटी थी। तो उन्होंने कहा हाँ, ये दोनों घटनाएं बढ़िया हैं, इनको हम मिक्स करेंगे और इनको लिखते हैं। तो फिर मैंने कहा श्याम बाबू, मुझे रिसर्च के लिए जाना पड़ेगा जिस गांव में ये घटना हुई है वहां। तो श्याम बाबू ने कहा कि हाँ बिल्कुल, जाइए जाइए, आप जाइए। श्याम बाबू ऐसे खुले दिमाग के इंसान है जो उनके सामने कोई कहे रिसर्च करना है तो बड़ा लाइक करते हैं। और बंबई में मैंने एक आध ही निर्देशक और देखे जो रिसर्च को लाइक करते हो। उनके लिए बेकार का खर्च होता है। उनके लिए लगता है कि राइटर घूमने जा रहा है, मस्ती करने जा रहा है, वो इसको वैल्यू नहीं देते। लेकिन श्याम बेनेगल ने फौरन कहा कि आप जाइए। और मैं कुल्ल गांव पहुंचा। वहां मैंने जिन दलितों के साथ अत्याचार हुआ था, जिस दलित के साथ अत्याचार हुआ था, उसके घर में 3 रातें गुजारी। उसके परिवार के साथ वहीं सोया, वहीं खाना खाया, उनका बनाया हुआ खाना, स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट चने की भाजी की सब्जी, रोटी, वो सब मैंने खाया। और रात को उनकी कहानी मैं उनकी जुबानी सुनने लगा। मैं कहा आप बताइए कि क्या हुआ था आप लोग के साथ। फिर और गांव के दलितों को मैं बिठा लिया करता था। हम आग जलाते थे, ठंड के दिन थे, और चारों तरफ बैठ के बात करते रहते थे। और वो पूरी घटना को सारे गांव वालों ने मुझे बताया। और उन्होंने ऐसे ऐसे संवाद बोले कि अ, मेरा लिखने का बहुत सारा, संवाद लिखने का बहुत सारा काम तो यूं ही बन गया। फिर मैं उनसे मिला जिन्होंने अत्याचार किया था, उनका एटीट्यूड देखा, उनकी अकड़ देखी, उनका उच्च वर्ग का एक पावर देखा। फिर मैं भोपाल आके ब्यूरोक्रेट से मिला। एक अगरबत्ती वाले ने अपना दुख बताया मुझे कि मैं अगरबत्ती फैक्ट्री में काम करता था तो मेरा क्या हुआ, एक दलित ने बताया। तो वो घटना मैंने उस दलित से सुनी और उस कहानी को जोड़ा, उस दलित की जो अगरबत्ती बनाने लग गया था बीच में, तो उसके साथ क्या हुआ था। फिर मैंने भोपाल आया और ब्यूरोक्रेट से मिला। तो जिस पुलिस ऑफिसर से बड़े मिला, मैं डीआईजी थे, उनसे मिला मैं। तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस में मुझे बताया वो मैंने कलेक्ट किया। ऐसा करके मैं श्याम बाबू के पास लौटा रिसर्च करके। श्याम बाबू को मैंने सुनाया। तो श्याम बाबू ने कहा कि ठीक है, बहुत बढ़िया मटेरियल, बहुत बढ़िया। फिर मैंने म्यूजिक पे भी वहां रिसर्च किया और म्यूजिक भी लेके आया वहां का, कलाकारों के नाम, कैसेट्स, बुंदेलखंडी म्यूजिक। तो उसका एक अच्छा कलेक्शन मैं लेके आया था, तो वो सब भी सुनाया श्याम बाबू को। और फिर मैंने कहा श्याम बाबू, मेरे दिमाग में एक फॉर्म आया है, इस फॉर्म को हम लोग स्क्रीन प्ले लिखते समय इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा क्या? तो मैंने कहा श्याम बाबू, उसको ऐसे ही दिखाया जाए कि एक राइटर गया है इस घटना पे मटेरियल कलेक्ट कलेक्ट करने, और पूरी कहानी कैसे सामने अनफोल्ड होती जाती है। तो उन्होंने थोड़ा सोचा, उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा आइडिया है। फिर मैं दूसरे दिन पहुंचा तो कहने लगे कि ऐसा कर सकते हैं क्या कि इसमें डायरेक्टर को भी जोड़ दें। तो मैं कहा ठीक है सर, राइटर डायरेक्टर को जोड़ रहे हैं तो कुछ एक्टर्स को भी जोड़ दीजिए। ऐसा करके हमने एक फॉर्म डेवलप कर लिया और वो फिल्म विद इन फिल्म बन गई।
जो कुछ लोग शूट करने जाते हैं उस घटना को, और ठीक वैसा ही बिहेव कर रहे हैं जैसे दलित और ठाकुर करते हैं एक दूसरे के साथ। वैसे ही ये भी करने, इनमें भी वर्ग का वो था। तो ये समर मेरे लिए एक अनोखा अनुभव प्राप्त हुआ। और मैंने वहां की कहावतें, श्याम बाबू को कहावतें, मुहावरे ऐसे अगर इस्तेमाल करो लेखन में तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो वो सब मैं कलेक्ट करके लाया, और आप उस फिल्म को कभी देख पाए तो बड़ा अच्छा होगा। मालूम नहीं देख पाएंगे कि नहीं, वो तो यूट्यूब में भी नहीं है। लेकिन उसमें संवाद बड़े सुंदर हैं, क्योंकि ज्यादातर तो उन श्रमिकों ने बोला था जिनको सुना के मैंने श्याम बाबू को इम्प्रेस किया। मैंने कहा श्याम बाबू, वहां एक मुहावरा चलता है, बनी बात को बिगाड़े ना तो बुंदेला काहे के। श्याम बाबू यही सुन के जोर जोर से हंसने लगे। मैंने कहा श्याम बाबू, इसको मैं जिस तरह से लिखना चाहता हूँ उसमें मैं ह्यूमर रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ी ट्रेजिक घटना है। तो बोले बिल्कुल सही कह रहे हो, एक ट्रेजिक घटना को अगर हम दिखाते हैं तो इस तरह की घटनाएं बहुत घट रही हैं, इससे पब्लिक को कोई असर नहीं होता है। इसको दूसरे ढंग से कहा जाए तो असर पड़ेगा। तो मैंने उस समर पूरे एक तरह की कॉमिकल फिल्म है वो, पर है एक ट्रेजिक फिल्म। और उस इस फिल्म को मुझे बड़ा गर्व हुआ कि इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला 1992 में, राष्ट्रीय पुरस्कार। और उन तमाम दलितों को और पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद कि जिन्होंने इतने सुंदर डायलॉग मुझे बताए, कि मुझे बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिल गया, नेशनल अवार्ड उसी साल। यानी समर ने 2 अवार्ड जीते। फिर ये फिल्म राष्ट्रपति जी को बहुत पसंद थी, नारायणन साहब को। उन्होंने देखी इस फिल्म को, श्याम बाबू ने दिखाया उनको, तो उन्होंने देखी, उनको बड़ा पसंद आया। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि वो अपने राष्ट्रपति भवन में एक शो रखना चाहते हैं समर का। कई पॉलिटिकल लीडर्स को इनवाइट करना चाहते थे वो, कि आओ और देखो कि दलित समस्या क्या है, कैसी। मतलब श्याम बाबू का कंट्रीब्यूशन देखिए, कैसा करते हैं वो काम कि राष्ट्रपति प्रभावित हो जाता है। वो समस्त पॉलिटिकल लीडरशिप को बुलाता है, कहता है इस समस्या को इस तरह से भी देखा जा सकता है। तो ये समर एक बड़ी खूबसूरत फिल्म बनाई। फिर वो शो हुआ राष्ट्रपति भवन में, श्याम बाबू मुझे भी ले गए थे अपने साथ। और मुझे ने श्याम बाबू ने इतना अच्छा मौका दिया वो, कि मैं वो तस्वीर अपने घर में टांग के रखता हूँ। राष्ट्रपति, सोनिया गांधी जी, श्याम बेनेगल, पिया बेनेगल, मैं, येचुरी साहब, काशीराम जी, ये तब अजीत जोगी, तरह तरह के लीडर थे उसमें। उनके साथ मैंने एक चाय नाश्ता किया और पूरी फिल्म देखी पहले, फिर चाय नाश्ता किया। तो मेरे लिए वो एक बड़ा अनोखा अनुभव बना है। कभी मैं कोई फिल्म लिखूंगा तो मुझे मालूम है कि पॉलिटिकल लोग कैसे बात करते हैं। जैसे वो किसी भी मुद्दे पे ज्यादा नहीं बोलते पब्लिकली, वो सोच समझ के नपे तुले ढंग से ही बोलते हैं। तो ये अनुभव समर का कराया श्याम। और मेरे हिसाब से मेरी तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। और मैं कहूंगा कि ये दलित समस्या पे एक कुछ शायद ही एक आध दो और फिल्में हों जो समर का मुकाबला कर सकती है। समर एक बहुत ही प्रभावशाली ढंग से दलित समस्या को सामने लाती है, और सहज ढंग से, बिल्कुल इंटरटेनिंग ढंग से। जी अर्पण जी। इस फिल्म में आपकी भूमिका भी रही। जी 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 जी। तो हाँ। उस लेखक की जी जो जी जी। भूमिका है आपने हाँ निभाई, हाँ हाँ। तो उसमें ताकि कुछ उसमें उस यूनिट में लेखक भी है एक, जिसका नाम मिश्रा है। मैंने अपना ही सरनेम दिया, मिश्रा। जी। वही नाम दिया, कोशिश किया था कि जिसका जो नाम है वही रखें। तो मैंने अपना नाम मिश्रा दिया था। और उस फिल्म में मतलब ऐसा चमत्कारी अनुभव होता था, क्या जादू था मालूम नहीं श्याम बाबू का, कि हम लोगों को
हमारे अंदर कास्ट सिस्टम उभर आया था कि मैं अपने आप को ब्राह्मण समझने लगा था। लेखक ब्राह्मण, रवि चाकल अपने को ठाकुर समझने लगा था। और जो दलित की भूमिका कर रहा था किशोर कमल कदम, वो दलित सा महसूस करने लगा था। यानी ये श्याम बाबू ने कभी किसी से नहीं कहा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं जिसमें जो चीज सच है वो निकलनी चाहिए जीवन में भी, और वो निकली उसमें बड़े अच्छे ढंग से। फिर उनके सामने ये घटना की गई, क्रिएट की गई, जिनके साथ ये हैपनिंग हुई थी। वो लोग भीड़, क्राउड का हिस्सा थे फिल्म में, पर वो देख तो रहे थे ना। तो कई लेवल की फिल्म है वो। फिर समर के साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया, अगर मैं ना सुनाऊं तो लगेगा कि मजा नहीं आएगा। जी। श्याम बाबू से मैंने कहा, श्याम बाबू, इसकी शूटिंग उसी गांव में होना चाहिए कुल्ल में जहां ये घटना घटी है। तो श्याम बाबू ने सोचा, फिर कहा नहीं 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 अशोक, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि उस घटना को जब आप फिर से करते हैं उनके सामने, तो वो दुख फिर से उभरता है। उनको वो घटनाएं याद आने लगती हैं, वो दर्द याद आने लगता है, पीड़ा याद आने लगती है। इसलिए किसी उसी गांव में नहीं करना चाहिए कभी भी। लोग हर्ट होते हैं, हर्ट फील करते हैं दोबारा। एक बार तो किया ही है उन्होंने। तो तर्क बड़ा मजबूत था, बड़ा सही था। मेरे पास उसका विरोध करने की कोई जगह ही नहीं थी, गुंजाइश ही नहीं थी मेरे लिए। तो मैंने कहा, फिर श्याम बाबू, चल के कुछ और जगह देखते हैं अपन लोग, भोपाल के आसपास वगैरह। तो बोले ठीक है। अब हम लोग भोपाल पहुंचे और भोपाल से घूमने लगे इधर उधर आसपास सारा। फिर बुंदेलखंड की तरफ निकल गए। और वो बड़ी गर्मी के दिन थे, तपते, नौतपा बोलते हैं उसको हमारे यहाँ। 9 दिन होते हैं जो बहुत ज्यादा गर्मी के होते हैं। तो नौतपा के दिन थे और हम एक कार में चले जा रहे थे। और कहीं पे एक कोई सुंदर सी जगह दिखी, तो श्याम बाबू ने कार रुकवा ली। कोई गांव दिखा सुंदर सा, तो कार रुकवा ली तुरंत। हम लोग नीचे उतरे। तो मैंने कहा, श्याम बाबू, गांव बड़ा अच्छा दिख रहा है। तो वहां पे पानी की एक टंकी थी। तो मैं कहा, मैं ऊपर से देख के बताता हूँ श्याम बाबू कैसा दिखता है। तो बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो मैं पानी की टंकी में चढ़ गया ऊपर तक। और मैंने वहां से चिल्ला के बोला, श्याम बाबू, कमाल का नजारा है, अद्भुत है श्याम बाबू। और ये दोपहर के 1 बजे हुए थे, नौतपा के दिनों के। तो श्याम बाबू ने कुछ सोचा, फिर कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी आता हूँ, आई विल ऑल्सो सी इट। और श्याम बाबू भी को उस लोहे की सीढ़ी में चढ़ के ऊपर तक पहुंचे। देखिए, मतलब एक जुझारूपन देखिए एक आदमी का। कौन ऐसा निर्देशक है जो इस तरह से काम करता है? क्या लगन है उस आदमी में, क्या जुनून है उनका, क्या समर्पण है उनका। तो वो देखे, बोले हाँ बहुत अच्छा गांव है। फिर हम नीचे उतरे, फिर उस गांव में पहुंचे। पर वो गांव श्याम बाबू को नहीं जमा। और कई गांव घूमे हम लोग, श्याम बाबू को कोई गांव नहीं जम रहा था अच्छे से। मुझे पूछते थे कि ये कैसा है अशोक। मैं भी कहता था, श्याम बाबू ठीक नहीं लग रहा है मुझे, इसमें तो हरियाली है श्याम बाबू, उस गांव में तो हरियाली ही नहीं थी। बोले यस यस यस, दैट इज इम्पोर्टेंट। फिर मैं कहा, श्याम बाबू, इतना हम लोग घूम रहे हैं तो एक बार क्यों ना उस गांव को भी घूम तो लीजिए कम से कम, ताकि आप उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ सके। तो बोले ठीक है। फिर हम कुल्ल गांव पहुंचे जहां वो घटना हुई थी। उस गांव को देखा श्याम बाबू ने पूरा घूम घूम के। तो बोले यहीं शूटिंग करेंगे अब तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी यहाँ शूटिंग करने में। तो मैंने कहा, नहीं श्याम बाबू, मैं बात कर लूंगा, मैं इस इलाके का भी हूँ, तो मैं यहाँ की साइकी थोड़ी समझता हूँ, लोगों का मनोविज्ञान। तो वो चिंता मत करिए। क्यों? बोले हम वही घटना यहाँ पे शूट करेंगे फिर से, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं होगी।
अब हम शूटिंग करने पहुंचे और वहां शूटिंग करने लग गए, तो जिस जमींदार के घर में हम शूटिंग कर रहे थे उसका बेटा किसी काम से बाहर गया, तो वहां पुलिस भी तैनात थी बाहर उसके घर के, शूटिंग में डिस्टरबेंस ना हो करके। तो उसका बेटा बाहर गया और जब वो लौटा तब तक पुलिस वाले बदल चुके थे, तो उन लोग इसको घुसने नहीं दे रहे थे और उन्होंने उसको मार दिया, उस लड़के को बंदूक की उससे। तो वो लड़का बिफर गया। उसने कहा मेरे घर में शूटिंग कर रहे हो तुम लोग, सवेरे से रात तक हमारा जीना हराम किए हुए हो, मैं तुमको शूटिंग नहीं करने दूंगा। हम 5-6 दिन उसके घर में शूट कर चुके थे। अब वो अड़ गया कि नहीं यहाँ शूटिंग नहीं हुई, हटाओ सब कैमरा वैमरा हटाओ, पागल जैसा हो गया वो। श्याम बाबू ने कहा कि देखो अशोक, मैं पहले ही कह रहा था प्रॉब्लम होगी, अब क्या करें बताओ, अब सेट बनाना पड़ेगा कहीं, फिर रीशूट करना पड़ेगा पूरा, और ये कम बजट की हमारी फिल्म है। तो मैं कहा श्याम बाबू मुझे थोड़ा टाइम दीजिए आप। मैं उसके बेटे को ले गया बाहर जमींदार के, और मैं उसको रिक्वेस्ट करने लग गया, भाई शूटिंग करने दे, इज्जत का सवाल है यार, और ये है वो है करके मैंने उसके पांव पड़े। मैंने कहा मैंने अपने गुरु को वादा किया था तब वो यहाँ काम कर रहे थे, तो यार तू प्लीज हेल्प कर यार मेरे भाई। और मैं कहा तेरे को पूरा सम्मान मिलेगा, अब गलती हो गई है, जानबूझ के नहीं किया गया है। तब उसका गुस्सा ठंडा हुआ, मैं उसको अंदर लेके आया। मैंने कहा श्याम बाबू शूटिंग हो सकती है, और वो उनके श्याम बाबू ने तुरंत उसके बैठने का अच्छे से बगल में अपने इंतजाम किया और हमारी शूटिंग चल पड़ी। तो ये अच्छे अनुभव होते थे। फिर वहां की गायक टीम को हम लोग बम्बई लेके आए, वनराज भाटिया उसमें म्यूजिक कर रहे थे, तो फोक और मॉडर्न म्यूजिक को मिक्स कर रहे थे। सुनिधि चौहान ने भी उसमें एक गाना गाया है, बड़ा सुंदर गाना गाया है, जिसको राजेश्वरी सचदेव ने भी गाया है। तो समर एक बड़ा मीठी यादों वाली फिल्म है, और उसका कंटेंट भले भले कड़ुआ हो, पर हमारे लिए वो शूटिंग का एक अद्भुत आनंद था। तो समर तक इस तरह की बात हुई। जी अर्पण जी। जी मित्रों, एक के बाद एक फिल्मों पर हम चर्चा कर रहे हैं, और आप में से कई मित्रगण इन फिल्मों को, इन धारावाहिकों को पहले देख भी चुके हैं। और ऐसे भी कई मित्रगण हैं यहाँ पर जो खोज खोज कर उन धारावाहिकों को देख रहे हैं। अमरावती की कथाएं हो, भारत एक खोज हो, और दूसरी फिल्में हो श्याम बाबू की, या संविधान जैसा महत्वपूर्ण टीवी शो हो, जो चीजें जिन्हें जहां उपलब्ध हो रही हैं वहां लोग देख रहे हैं। और कई मित्रगण जो है कई चीजों को नहीं भी जान रहे हैं, तो उसे भी यहाँ पर रख रहे हैं। मैं इस संदर्भ में किरण कुमार मोदक जी की यह प्रतिक्रिया स्क्रीन पर रख रहा हूं। किरण जी लिखते हैं, ईमानदारी की बात तो यह है कि इस एकाग्र के माध्यम से कुछ एक फिल्म तथा सीरियल के नाम मुझे मालूम हुए हैं, और निश्चित रूप से उत्सुकता बनी हुई है, और अब YouTube पर खोज खबर लेकर देखना पसंद करूंगा। जी तो ये बात मित्रों अशोक मिश्र जी ने भी कही कि ये सब जो जिस तरह की कहानियां हैं या जिस तरह के काम हुए हैं, बड़े स्केल पर काम हुए हैं, टीवी धारावाहिक भी बने हैं, तो वो फिल्मों के स्केल पर बने हैं, इसकी चर्चा पहले ही शो में रवि झांकल जी ने की थी। तो टेक्निकली भी वे उतने स्ट्रांग रहे हैं शुरू से ही श्याम बेनेगल, क्योंकि श्याम बेनेगल तो फिल्मों से टीवी की ओर आए हैं, तो टीवी धारावाहिकों पर भी जब उन्होंने काम किया तो अधिकांश में उन्होंने फिल्म का ही स्केल रखा, फिल्म जैसा ही उन्हें बनाया। इससे यह हुआ कि गुणवत्ता के स्तर पर उन्हें आप आज भी देखेंगे तो उसी स्तर का पाएंगे। मित्रों, इस बीच अशोक जी आप कुछ लगातार बोल रहे हैं,
थोड़ा सा आराम कर ले, तब तक मैं कुछ मित्रों के नाम ले लूं जो अभी कार्यक्रम को देख रहे जी हैं जी और जिनकी प्रतिक्रिया मिल रही है। जी फिर जी आपके जी जी पनीर, जी जी लव कुमार जी, किरण कुमार मोदक जी, मंगला रानी जी, सूर्यनाथ सिंह जी, एस भाग्यम शर्मा जी, मधु मेहता जी, चंद्रकला त्रिपाठी जी, पूजा सिंह जी, हिमाद्री समर्थ, संजीव बख्शी जी, दया शंकर सरन जी, गिरजा शंकर गौतम जी, डॉक्टर अभिजीत पांडे, अंचल, और हमारे कुछ और साथी हैं, चरण सलूजा जी, पूजा सिंह जी, अरुण सितांश जी, भागचंद गुर्जर जी, जयश्री पुरवार जी, डॉक्टर ललित जोशी, निर्मला सिंह और गिरजा शंकर, रेखा निगम, व्योमेश शुक्ल जी, मधु मीना जी और तमाम मित्र। जी जी तो अब हम अशोक मिश्र जी की अगली फिल्म की ओर बढ़ते हैं। जी अशोक मिश्र जी ने कई अन्य निर्देशकों के साथ भी काम किया है, मगर यहाँ इस एकाग्र में हम श्याम बेनेगल पर चर्चा कर रहे हैं, तो जानबूझकर हम उन फिल्मों को ही ले रहे हैं। बाकी जी जी फिल्मों पर कभी और किसी संदर्भ में चर्चा होगी। श्याम बेनेगल जी की दूसरी फिल्म जिससे अशोक मिश्र जी जुड़े हुए हैं, उसके बारे में कृपया बताएं अशोक जी। जी दूसरी फिल्म है वेलकम टू सज्जनपुर। मैंने श्याम बिल्कुल। बाबू की 3 लगातार फिल्में लिखी हैं, समर, वेलकम टू सज्जनपुर और वेल्डन अब्बा। जी। तो मुझे ये एक बड़ा अच्छा अनुभव हुआ उनके साथ काम करने का, लगातार काम करने का। पर समर की मैं एक छोटी सी और घटना बता दूं, तो उससे श्याम बाबू का एक पर्सनालिटी का और डायमेंशन पता चलता है, और लेखक और निर्देशक के रिश्ते का पता चलता है। तो कोई एक सीन था जिसमें एक शब्द आता था, शाब्दिक। शाब्दिक। तो उसमें राजश्री राजेश्वरी सचदेव वो डायलॉग कर रही थी। तो उसने कहा कि श्याम बाबू ये शाब्दिक शब्द मुझे खटक रहा है। तो श्याम बाबू ने सोचा, फिर कहा कि क्या अशोक, क्या इसको लिटरल कर दें क्या अपन? मैं कह नहीं श्याम बाबू, इसका मजा शाब्दिक होने में ही मजा है, लिटरल करने में मजा नहीं आएगा। लेकिन उस एक्ट्रेस कंफर्टेबल नहीं हो रही थी उससे। तो श्याम बाबू ने उससे कह दिया कि ठीक है राजेश्वरी, तुम पे छोड़ते हैं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कैमरा है, तुम वो करो जो तुम अच्छा कर सकती हो। तो उसने उसको वैसे ही किया। मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया, पर मैंने कुछ बोला नहीं। फिर इसके बाद मैंने कहा बोलने की जरूरत नहीं है। श्याम बाबू इस बात को नोटिस कर रहे थे कि मैं अपसेट हूँ। शाम को शूटिंग पैकअप हो गई, फिर उन्होंने मुझे अपने रूम पे बुलाया होटल में, और बातचीत का दौर शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा कि अशोक, वो शब्द वाकई जरूरी है क्या? मगर श्याम बाबू, जरूरी तो मुझे लग रहा था, तभी तो मैं आपसे कह रहा था। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, रीशूट करें क्या उसको? अब देखिए जरा मेरी बात को कैसे तवज्जो दे रहे हो। तो मैंने कहा नहीं श्याम बाबू, इतना बड़ा भी गड़बड़ नहीं है कि लिटरल भी अगर बोल दे वो, क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की है हीरोइन है जो, तो चलेगा, ठीक है। अब दोबारा शूट मत करिए। तो कैसे, मतलब एक डायरेक्टर कैसी चीजों को समझता है, कैसे चीजों की गंभीरता को समझता है, सोचता है उस पे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। ये मुझसे ज्यादा जानता है हिंदी के बारे में, इसके बारे में। तो कैसे कंसर्न फील होते हैं। तो ये समर का चैप्टर मैं बंद करूंगा। अब मैं वेलकम टू सज्जनपुर पे आऊंगा। श्याम बाबू ने कुछ मुझे 3-4, एक कहानी के 3-4 पेज दिए जो उन्होंने ही लिखा था। वो अभी तक मेरे पास है, मेरे कलेक्शन में, मैंने उसको संभाल के रखा हुआ है। उसमें महादेव नाम के एक राइटर, कहानी, लेटर राइटर की कहानी, जो चिट्ठियां लिखता है। और उसके पास एक दिन एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है मेरे बेटे को चिट्ठी लिख दे। तो वो चिट्ठी लिखता है और उसका बेटा वापस आ जाता है। इतना श्याम बाबू ने लिखा था। उसने कहा
मेरे दिमाग में कई समय से चल रहा है। और मैंने ऐसा एक लेटर राइटर देखा था यहाँ वीटी स्टेशन के पास पोस्ट ऑफिस में। तो कैसा आइडिया है? मैंने कहा साहब शामू कमाल का आइडिया है ये, और मुझे लिखने को दें आप तो मजा ही आ जाएगा। तो बोले लिखो। तो मैं कहा मैं रिसर्च के लिए जाना चाहता हूँ। तो वो कहे, रिसर्च कहाँ? बम्बई? मैं कहा नहीं, बम्बई में मजा नहीं आएगा साहब बाबू इसका। इस कहानी का मजा आएगा छोटी जगह में कहीं। तो बोले कहाँ जाना चाहते हो? मैंने कहा मैं बघेलखंड जाना चाहता हूँ, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तो बोले ठीक है जाइए। तो मैं सतना पहुंचा, मध्य प्रदेश, अपने गृह नगर में। और वहां के गांवों में मैं घूमने लगा, कहानियां ढूंढने लगा, मैं तरह तरह की करेक्टर ढूंढने लगा मैं। तो वही मुझे एक किन्नर उस समय एक चुनाव लड़ा था कटनी से, तो वो मेयर का चुनाव जीत गया था। तो उसकी न्यूज चल रही थी अखबारों में। तो मैं कहा इसमें एक किन्नर करेक्टर भी हो सकता है जो चिट्ठी लिखवाने आए और चुनाव में खड़ा हो रहा हो। फिर मैंने एक विधवा लड़की को देखा गांव में। यंग लड़की थी, वो विधवा थी, उसकी उम्र रहेगी हार्डली 16-17 साल। तो उसकी कहानी मेरे दिमाग में गूंजी। तो उसके दिल में क्या चलता रहता होगा। एक सूबेदार दिखा वहां रिटायर्ड, जो बंदूक की साफ करते बैठा था। एक कंपाउंडर दिखा जो बहुत दिनों के बाद अस्पताल आया था। तो मुझे ये सब करेक्टर मिल गए वहां। अब मुझे इसको कहानी में ढालने का काम करना था। फिर वहां के लोगों से मैं बात करता रहा, सज्जनपुर के। सज्जनपुर वहां एक गांव है, सतना से 12-15-20 किलोमीटर दूर। तो वहां बुजुर्गों से बात करता रहा मैं। तो उन्होंने ये कहा, एक बुजुर्ग ने, कि पहले इसका नाम दुर्जनपुर था, बाद में इसका नाम सज्जनपुर पड़ गया। क्योंकि यहाँ नेहरू जी आए थे और वो यहाँ के लोगों को देख के बोले थे कि यहाँ के लोग तो बड़े ही सज्जन हैं, तो इसका नाम दुर्जनपुर क्यों है? इसको तुरंत आप बदल के सज्जनपुर करिए। तब से गांव का नाम सज्जनपुर पड़ गया, ऐसा वहां के बुजुर्गों ने मुझे बताया। तो मैं कहा यार ये बढ़िया जी, अच्छा। बड़ी कमाल की चीज बताई इन्होंने। मैंने श्याम बाबू को आके बताया। श्याम बाबू कहे बहुत ही बढ़िया है ये। आप हीरा हीरा मोती ढूंढ के लाए हैं वहां से। ये करेक्टर भी कमाल के लाए हैं आप। श्याम बाबू को स्कोप नजर आने लग गया उसमें। और मैंने उसको बड़ी मेहनत से लिखा, वेलकम टू सज्जनपुर। फिर अ, वो फिल्म बनी। तो यूटीवी ने उसको रिलीज किया था। यूटीवी में मैं पहली बार स्क्रिप्ट सुनाने गया सज्जनपुर की। श्याम बाबू ने कहा कि जाओ, उन लोग सुनना चाहते हैं। अब मैंने यूटीवी का माहौल देखा तो सब मॉडर्न टाइप के लड़के लड़कियां थे वो, और अंग्रेजी में ज्यादा बात करते थे। अ, तो मैंने उनको स्क्रिप्ट सुनाई तो उन सबको बड़ा मजा आया उसमें। मगर किसी एक ने उसमें से कहा कि ये फिल्म भोजपुरी फिल्म लगती है। तो मैंने कहा नहीं मैडम, भोजपुरी नहीं है, ये ग्लोबल फिल्म है। और भोजपुरी इसमें इस्तेमाल भी नहीं हुई, इसमें बघेलखंडी इस्तेमाल हुई है। तो उन सबको बड़ा पसंद आया। फिर वो क्रिएटिवली उसमें जुड़ गए, उनको इतना अच्छा लगा था, वो दुनिया इतनी अच्छी लगी थी। फिर उन्होंने नाम के बारे में, पहले इसका नाम हम लोगों ने महादेव रखा था, श्याम बाबू ने महादेव टाइटल रखा था। उनकी कहानी का टाइटल भी महादेव है। तो फिर मुझे लगा सर महादेव मत रखिए, इससे धार्मिक फिल्म भी लग सकती है लोगों को। तो सज्जनपुर का महादेव, ऐसा नाम बदला गया। ऐसा करते करते यूटीवी के वो रुचा पाठक थी वहां, एक बड़ी अच्छी क्रिएटिव अभी भी हैं और काफी काम करती हैं। उन्होंने उसको अ, लिया। उन्होंने कहा कि इसका नाम वेलकम टू सज्जनपुर कर सकते हैं क्या? तो हम सबको बड़ा अच्छा लगा, और वो फिल्म बनी और काफी हिट हुई। और जब उसके रिलीज की बात आई तो अ, बम्बई में नॉर्मली श्राद्ध के दिनों में कोई फिल्म न तो राइटर साइन करना पसंद करते, न शूटिंग स्टार्ट करना पसंद करते।
और ज्यादातर लोग रिलीज करना भी पसंद नहीं करते। मालूम नहीं एक कैसा टेबू है दिमाग में, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो गड़बड़ होता है। और मेरे साथ भी ऐसा एक बार हो गया था। मैं कहा भाई मैं इन चीजों को नहीं मानता, मैं, आप चाहे तो साइन कर सकते हैं। तो वो भी नहीं मानता था, उसने भी साइन किया, मगर वो फिल्म आधी बन के रुक गई। अब ये कोई ये संयोग हो सकता है सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में भी ये बात था। तो रोनी स्क्रू वाला उस समय यूटीवी के हेड थे, उन्होंने कहा कि इसको मैं श्राद्ध में रिलीज करना चाहता हूँ, क्योंकि और कोई फिल्म रिलीज नहीं होती तो हमको रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा। तो मुझे बड़ा दुखी सी हुई, हे भगवान क्या होगा, हे भगवान क्या होगा। और एक दो लोगों को बताया यूनिट के, तो उन्होंने कहा हाँ यार, खैर वो श्राद्ध के दिनों में रिलीज हुई और हिट हो गई। और फिर तो उसके चाहने वाले देश दुनिया में बिखरे पड़े हुए हैं। एक बार मैं श्याम बाबू के पास मिलने गया, तो बोले कनाडा से दीपा मेहता का फोन आया था, जो बहुत बड़ी डायरेक्टर मानी जाती हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर की। मैं कहा क्या बात हुई श्याम बाबू दीपा जी से? तो बोले वो कह रहे थे कि दीपा बोल रही थी कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि खुश रहो, इसका यही इलाज है। तो मुझे सज्जनपुर देखने का मौका मिल गया और मेरी तबीयत ठीक हो गई। इतना मुझे मजा आया इसमें। मैं कहा वाह श्याम बाबू, ये तो कमाल हो गया। फिर वाह। रवि श्याम बाबू का एक बड़ा कमाल की बात आपको समझना चाहिए, उनकी उनकी राजनीतिक दृष्टि बड़ी कमाल की है। पॉलिटिकल विजन बड़ा जरूरी होता है एक कलाकार के लिए, अगर वो नहीं है, जैसा कि ज्यादातर निर्देशकों में नहीं होता है, पर श्याम बाबू में वो बहुत कमाल का है, बहुत सही है, करेक्ट पॉलिटिकल उनका वो है कमिटमेंट। और वो किसी को हर्ट नहीं करते, बड़े मजे की बात है। किसी ऐसा नहीं करते कि इस पार्टी को क्रिटिसाइज करें और इसका सपोर्ट करें, इसको बैलेंस करें, ऐसा कभी नहीं करते वो सच्चाई को रखते हैं। इसीलिए जब वेलकम टू सज्जनपुर रिलीज हुई, तो अडवाणी जी रवि किशन को फ्लाइट में मिल गए। तो उन्होंने कहा, रवि बता रहे थे, अडवाणी जी। जी ने कहा यार तुम्हारी फिल्म देखा मैंने, वेलकम टू सज्जनपुर कमाल की है, बहुत अच्छी लगी। फिर शीला दीक्षित सिनेमची थी बहुत, मुख्यमंत्री दिल्ली। श्याम बाबू ने बताया कि शीला दीक्षित को बहुत पसंद आई है, और उन्होंने और नेताओं को रिकमेंड किया है कि देखो वेलकम टू सज्जनपुर, बड़ी मजेदार फिल्म है। तो मैं टीवी में यूं ही इंटरव्यू देख रहा था शीला दीक्षित का। तो हम्म। पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप फिल्में बहुत देखती हैं, हाल फिलहाल कौन सी फिल्म आपने देखी और पसंद आई? तो उन्होंने कहा वेलकम टू सज्जनपुर मुझे बहुत पसंद आई। फिर कुछ सवालों के बाद उसने पूछा कि अगर आपको कोई फिल्म अभी दोबारा तिबारा देखनी हो तो कौन सी देखेंगी? तो बोले वेलकम टू सज्जनपुर। तो ये सभी पार्टी के लोग उनसे खुश होते हैं। वेल्डन अब्बा में भी यही हुआ। तो वेलकम टू सज्जनपुर इस एक बड़े लोग। अच्छा, श्याम बाबू से मैंने हमेशा ये कहा, मैंने देखा कि श्याम बाबू का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गजब का है, अद्भुत है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर। और मुझे वही लोग पसंद आते हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो। जो हंसना नहीं जानते उनको मैं जानवर समझता हूँ। और मैंने मतलब ऐसा प्रचार किया हुआ था लोगों ने कि अज्ञे जी हंसते नहीं है, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हंसते नहीं। जहां ठहाका ठहाका लगाना हो वहां वो मुस्कुराते हैं, अब मुस्कुराते भी बड़ी मुश्किल से। अज्ञे जी के साथ में 2 घंटे रहा, 3 घंटे, अज्ञे जी इतना हंसे वाह। उनके घर में। वाह। तो मुझे हंसने हंसाने वाले लोग पसंद हैं। तो इसीलिए समर भी मैंने ह्यूमरस लिखा था, अमरावती की कथाएं भी ह्यूमरस था, क्योंकि श्याम बाबू का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है, जो कि इस्तेमाल नहीं हुआ था सिनेमा में। जी। वो चरण दास एक चोर उन्होंने बनाई थी बहुत पहले, बस वो ही एक उनके हिस्से में थी जिसमें वो कॉमेडी बनाया था उन्होंने, पर वो बच्चों की फिल्म थी। यहाँ मैंने देखा कि श्याम बाबू सीरियस फिल्म मेकर माने जाते हैं। भूमिका, निशांत, मंथन, ये अपने शुरू की फिल्म अंकुर, ये सब बड़ी सीरियस फिल्में हैं। तो मैंने कहा श्याम बाबू थोड़ा, मुझे ह्यूमर पसंद है श्याम बाबू। तो समर मैंने ह्यूमर में लिखा, फिर वेलकम टू सज्जनपुर मैंने ह्यूमर लिखा, कॉमेडी लिखी,
और श्याम बाबू ने सबको लाइक किया। उन्होंने कहा कि हाँ ह्यूमर बनाते हैं, अगर बढ़िया ह्यूमर बनाना चाहिए तो बनाते हैं, वो भी एक जरूरी चीज है। और सिर्फ ह्यूमर पसंद नहीं करते, सटायर पसंद करते हैं, व्यंग। कहते हैं व्यंग ज्यादा वजनदार होता है ह्यूमर से। सिर्फ ह्यूमर का कोई खास इम्पेक्ट नहीं होता, अगर सटायर हो तो ज्यादा असर करता है लोगों के दिमाग में। तो फिर वो वेलकम टू सज्जनपुर इसी वजह से काफी चली कि श्याम बाबू का भी एक नया कलर देखा उन्होंने कि अच्छा श्याम बाबू हंसा भी सकते हैं लोगों को, हंसते हुए भी अपनी सीरियस बातें कह सकते हैं। मतलब वो फिल्म ऐसी फिल्म है जिसमें 3 प्रेम कथाएं एक साथ चल रही हैं, जिसमें 256 से ज्यादा समस्याएं जनजीवन की जुड़ी हुई हैं, जिसमें क्या कुछ नहीं है। प्रेम का उदात्त स्वरूप की कहानी है, 3 कहानियां जो प्रेम कथाएं हैं। मतलब उसमें कई तरह की समस्याओं के साथ वो फिल्म है और काफी इंटरटेनिंग है। तो श्याम बाबू इस तरह की चीजें करते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। और उसके बाद फिर वेल्डन अब्बा की बारी आई। तो वेल्डन अब्बा किसी राइटर ने लिख के उनको दिया था। तो श्याम बाबू ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि मैंने इसको पढ़ा है राइटर को, इसका आइडिया मुझे पसंद आ रहा है, पर इसका राइटिंग मुझे पसंद नहीं आ रही है। तो तुम बात कर लोगे क्या? तुम इसको लिखोगे क्या? तो मैं कहा श्याम बाबू पहले उससे आप परमिशन ले लीजिए भाई। कहे हाँ हाँ मैं देख लूंगा, उसकी चिंता नहीं, तुम इसको अपने ढंग से लिखो पूरा का पूरा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं लिखने लग गया, उसको अपने ढंग से डेवलप करने लग गया, जिसमें एक कुएं के चोरी हो जाने की कहानी है। कुआं चोरी चला जाता है। लिखने लग गया मैं। जब मैं एक ड्राफ्ट लगभग लिख चुका था, तो हैदराबाद की एक राइटर है, जमीला बानो ऐसा कुछ नाम, बड़ी अ, अदब वाली राइटर है वो। उन्होंने कहा कि मैंने एक कहानी लिखी है जिसमें भी एक रंगा की बावड़ी ऐसा कुछ एक कहानी लिखी थी, जो बावड़ी चोरी चली जाती है। तो श्याम बाबू ने कहा अच्छा आपने भी लिखी, जमीला बानो ऐसा नाम है उनका, अगर गलत होगा तो मैं माफी मांग रहा हूँ उनसे। तो उन्होंने लिखी है कहानी। तो श्याम बाबू ने कहा कि अशोक इन्होंने भी लिखी है ये कहानी यार, अब क्या करें? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो इसको अपने ढंग से लिख रहा हूँ श्याम बाबू, इन कहानियों का मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, आइडिया भर ये है कि कुआं चोरी चला जाता है, डेवलप मैं अपने ढंग से कर रहा हूँ। तो बोले करो करो करो। फिर संजीव एक बड़े राइटर है हिंदी के, हंस के संपादक भी थे शायद, मैं समझता हूँ, या उपन्यासकार भी बड़े कमाल के हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने भी ऐसी एक कहानी लिखी है किसी पुल के बारे में, जिसमें एक पुल गायब हो गया, वो कागजों में है। तो श्याम बाबू ने कहा कि ये भी एक क्लेम कर रहे हैं। तो मैंने कहा श्याम बाबू जब इतने लोग एक कहानी को कह सकते हैं, एक ही कहानी को, तो हम भी इस कहानी को कह सकते हैं ना, क्योंकि ये तो समाज में हो रहा है, करप्शन तो चल रहा है हमारे यहाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन उन्होंने तीनों राइटर्स को कहानी का श्रेय भी दिया, तीनों को पेमेंट भी किया, और पटकथा और डायलॉग और गाने मैंने लिखे। गाने में स्वानंद किरकिरे भी थे हमारे साथ, उन्होंने भी गाने लिखे। और विल्डन अब्बा भी अद्भुत कहानी बनी। पर ये देखिए कि श्याम बाबू का राइटर के प्रति कमिटमेंट होता है। वो राइटर को ये ना लगे कि मेरे को चीट किया गया है। और अगर आप सच्चे ढंग से किसी की चोरी नहीं कर रहे हैं, नकल नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सब मानते भी हैं इस बात को। तो संजीव मुझे अभी रायपुर में मिले थे, लिट फेस्टिवल में मिले थे। तो उन्होंने अपने भाषण दिया जो कुछ भी, और एक ये भी बात कही कि अशोक जी से मैं थोड़ा सा वो खिंचा खिंचा रहता हूँ, क्योंकि एक मेरी कहानी उन्होंने फिल्म बनाई थी मेरी कहानी पे। तो मैंने माइक संभाला और मैंने कहा संजीव जी आपको उसके पारिश्रमिक भी दिया गया, आपका नाम भी दिया गया, और ये राइटर और हैं जिन्होंने इस तरह की कहानी लिखी है। और संजीव जी, और ध्यान से जब मैंने रिसर्च किया तो पाया कि ओरिजिनली ये तेनालीराम की कहानी है। तेनालीराम की बाल कथाओं में एक तालाब गायब हो गया है, और वो दरबारी लोग सब उसको करप्शन कर रहे हैं।
तो विल्डन अब्बा भी बहुत एक सेंसिबल फिल्म बनी, जो पानी की समस्या को दिखाती है। और बोमन ईरानी, उसमें मैंने श्याम बाबू से कहा, श्याम बाबू इस स्टोरी को मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ जिसमें मैं डबल रोल का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्योंकि बचपन से मुझे डबल रोल की फिल्म देखने में बड़ा मजा आता है। और वो सिनेमा के जगत का हमारा हिट फार्मूला भी है, डबल रोल पे कोई फिल्म आती है, वो कमाल की फिल्में बनी है हमारे यहाँ, डबल डबल रोल वाली, राम और श्याम, तरह तरह की फिल्में आती रही हैं। श्रीदेवी जी ने भी किया था। तो डबल रोल मैं इसमें रखना चाहता हूँ। और श्याम शेक्सपियर ने भी कॉमेडी ऑफ एरर्स में डबल रोल का इस्तेमाल किया है। मैं अपने तर्क दे रहा था कि मालूम नहीं श्याम बाबू को अच्छा लगे ना लगे ये डबल रोल का आइडिया। तो उन्होंने सुना, फिर वो हंसने लगे। उन्होंने कहा बढ़िया आइडिया है, डबल रोल लिखो। श्याम बाबू छूट बहुत देते हैं, खेलने को बहुत देते हैं, बंधन नहीं लगाते आपकी क्रिएटिविटी पे, गाइड करते हैं आपको। उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो बोलते नहीं, इसको निकाल के ऐसा कर दो। और एडिशन भी बहुत बढ़िया करते हैं, क्योंकि विद्वान आदमी है, उसको हर चीज की समझ है। उसको सिक्कों का इतिहास मालूम है, उसको सिगरेट का इतिहास मालूम है, उसको कनाडा की में क्या क्या म्यूजिक फॉर्म है वो मालूम है, उसको क्या नहीं मालूम है। तो ऐसे मतलब महान व्यक्तित्व है श्याम बाबू। तो उन्होंने डबल रोल वाली फिल्म भी बनाई है। तो मेरे उनके जो मेरा उनके साथ जो काम हुआ है, उसमें ह्यूमरस काम बहुत हुआ है। मैंने सटायर और ह्यूमर को उसमें शामिल किया, जो मैं लिखता हूँ, जो मेरी पसंद का जोनर है काम करने का। तो और लव लव स्टोरी मैं पसंद करता हूँ। तो वो सब मैंने इस सब में मिक्स विक्स करके ये चीजें बनाई। और इसमें काफी बड़े बड़े अभिनेताओं ने अभिनय किया। समर में सीमा विश्वास थी, रघुवीर यादव थे। रघुवीर यादव का रोल छोटा सा था, पर उन्होंने उसको बड़ा बना दिया। इतने अच्छे ढंग से किया कि रोल बड़ा महत्वपूर्ण लगने लग गया सिनेमा में। ऐसे सीमा विश्वास, सीमा बैंडेड क्वीन की हुई थी, तो उनकी बड़ी ख्याति हो गई थी, बड़ा सम्मान मिला था उनको। तो श्याम बाबू ने उनको ये रोल के लिए कहा, एक छोटे से रोल के लिए। तो उसने कहा ठीक है मैं करूंगी। तो श्याम बाबू ने कहा कि हमारी शूटिंग इतने तारीख से है, इतने तारीख से इतने तारीख तक हम शूट रहे करेंगे, और वहां तुम पहुंच जाओ। तो सीमा ने मुझसे कहा कि भाई ये कैसे, मतलब ये मेरे को बुला रहे हैं, मेरा काम तो इसमें हार्डली 2 दिन का होगा, मुझे 20 दिन के लिए बुला रहे हैं। मैं कहा तुम भाई, श्याम बाबू का तरीका यही है, वो चाहते हैं कि सब अभिनेता फिल्म के साथ ग्रो करें, सिर्फ अपने रोल तक सीमित ना रहे। तो सीमा वहां गई। अब वो बोर होती थी, तो मैंने कहा क्या कर रही हैं सीमा, आप बैठी क्यों हैं, आप जाके गांव की औरतों से मिलिए ना, बातचीत कीजिए, आपको आइडियाज मिलेंगे। तो सीमा ने वो रोल इतना कमाल का किया है। फिर राजश्री सचदेव का रोल देखिए आप उसमें, किशोर कदम का, रवि झांकल का, दिव्या दत्ता का, मतलब हीरा मोती जड़े हैं। और फिल्म कमाल की बनी। तो ये श्याम बाबू की बड़ी खूबी है कि एक तो वो यूनाइट करते हैं पूरी टीम को, एक थॉट प्रोसेस में ले जाते हैं। सितार के तार अगर मिले हुए ना हो तो सितार बेसुरा बजता है। श्याम बाबू तार बहुत अच्छा मिलाना जानते हैं। उनके स्पॉट बॉय को भी ये लगता है कि उसकी फिल्म है, वो इसका मालिक है। अगर उसके काम में गड़बड़ हुआ तो उसकी फिल्म को नुकसान हो जाएगा। ये बावर्ची को भी लगता है, ये लेखक को भी लगता है, ये एक्टर को भी लगता है। और सबको हर्षोल्लास के वातावरण में रखते हैं। नहीं तो कई डायरेक्टर्स को मैंने देखा है जो पागल जैसे चीखते चिल्लाते हैं सेट पे आके। लेकिन श्याम बाबू कभी मैंने उनको गुस्सा करते नहीं देखा। कई बार ये भी हुआ कि मैंने, एक दिन मैं बड़ा अपसेट था और मुझे उनके साथ मीटिंग करने जाना था। मेरा दिमाग बहुत ही अपसेट था, मालूम नहीं क्यों। मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा था लाइफ में, मुझे राइटिंग में मजा नहीं आ रहा था, और काम में कुछ करके श्याम बाबू का देना था, तो मैं बड़ा अपसेट था। वहां पहुंचा तो मैंने कुछ बातें तो हुई, काम की जो बातें थी, उसके बाद फिर मैंने अपना गुस्सा दिखाना शुरू किया, और एक अजीब सा गुस्सा दिखाया मैंने उनके ऊपर, जिसका कोई सिर पैर नहीं था।
एक फ्रस्ट्रेशन की वजह से। उसको मैं भी नहीं याद है मुझे कि मैंने क्या कहा हूँ, क्या हुआ, कैसा हुआ। तो उन्होंने मुझे कूल किया, बोले ठीक है, मुस्कुराए और मैं चला आया। अच्छा, अगले दिन श्याम बाबू का फोन आया और वो बड़े परेशान लग रहे थे कि अशोक, मैं जब से तुमसे मीटिंग हुई उसके बाद से मैं मुझे बिल्कुल चैन नहीं, मैं रात भर जगा हूं आज। क्या बात थी, क्या प्रॉब्लम हो गई थी? तो मैंने कहा श्याम बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे अपने आप से प्रॉब्लम हो गई थी, मैं परेशान हो गया था, उसकी वजह से मैं ऐसा अजीब सा बिहेव कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं समझ सकता हूँ, ऐसा होता है, ये होता है। कैसे लाइटली लिया उन्होंने। क्या महान आदमी, कितना कितना अच्छा आदमी, कितना अच्छा इंसान, बड़े अच्छे हैं वो, इसीलिए फिल्म मेकर अच्छे हैं वो। मनुष्यता की के पक्षधर सिनेमाकारों की गिनती होगी अगर दुनिया में, तो श्याम बेनेगल एक बहुत बड़ा नाम के रूप में उभरेंगे उसमें। सत्यजीत रे से श्याम बाबू काफी इम्प्रेस थे, लेकिन उन्होंने सत्यजीत रे के काम को अ, रोका नहीं, उन्होंने सत्यजीत रे के काम को कहीं आगे बढ़ाया अपने काम में डाल के। श्याम बेनेगल का काम सत्यजीत रे का विकास है, एक अद्भुत विकास है, जिसकी अपनी अलग पर्सनालिटी है। सत्यजीत रे श्याम बेनेगल के भी फैन थे, वो रिएक्ट करते थे उनकी फिल्मों में। तो एक विद्वान आदमी, एक भला आदमी, एक ज्ञानी आदमी, मैंने जब भी उनको देखा ऑफिस में, वो कुछ पढ़ते हुए मिलते हैं मुझे, खूब पढ़ते हैं, तरह तरह का साहित्य पढ़ते हैं, वो देश के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। वो, मैं सागर की स्पेलिंग मैंने ऐसे GAR लिखा था समर के समय में स्क्रिप्ट में, तो उन्होंने कहा कि ये गलत स्पेलिंग है, ऐसे GOUR होता है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया, जो टेक्निकली सही बताया उन्होंने। और फिर मुझे बुंदेलखंड के बारे में इतनी सारी बातें बताई जो मैं नहीं जानता था। वो अपने देश की बड़ी अच्छी समझ है उनको, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, सबकी साइकी बहुत अच्छे से जानते हो, मनोविज्ञान। उससे वो कहते हैं कि अशोक, हर स्टेट का एक मनोविज्ञान होता है, लिखते समय उसको पकड़ना चाहिए। तो मैं उसको हर फिल्म में लिखते समय, अब वहां जहां कहानी लोकेट है वहां के लोगों का मनोविज्ञान पकड़ने की कोशिश करता हूँ, और उससे बड़ा फायदा होता है। फिर वेल्डन नब्बल में पवन ईरानी काम कर रहे थे, वो भी अद्भुत अभिनेता हैं और अद्भुत इंसान हैं, काफी बहुत बढ़िया इंसान भी हैं, और पवन ने भी उसको काफी इंजॉय किया। लेकिन वहां हम ठहरे हुए थे, शूटिंग चालू हो गई थी, शूटिंग चल रही थी, और पवन के कमरे में हम लोग शाम को बैठे हुए थे। तो पवन ने कहा कि अशोक गारू, अगर आप बुरा ना माने तो माफी मांगते हुए मैं एक बात कहूं। बड़े विनम्र इंसान है। तो मैंने कहा जी गारू बोलिए। गारू एक शब्द है जो तेलुगु में इस्तेमाल होता है श्रीमान के लिए। अशोक गारू मतलब अशोक श्रीमान। तो वो गारू, बमन को मैं गारू बोलता था, बमन गारू, और बमन मुझे अभी भी अशोक गारू बोलते हैं, हम लोग एक दूसरे को अभी भी अशोक गारू, बमन गारू बोलते हैं। तो उन्होंने कहा गारू, मैं एक कुछ बात कहना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बोली बोली, क्यों नहीं, बताइए ना। बोले मुझे एंड में मजा नहीं आ रहा है, फिल्म के क्लाइमेक्स में मजा नहीं आ रहा, मुझे लग नहीं रहा कि कुछ बहुत बढ़िया चीज हो रही है। आप बुरा मत मानना गारू, प्लीज, हाँ, बुरा मत मानना गारू, ऐसे। तो मैंने कहा कि अगर आप कह रहे हैं तो मैं सोचता हूँ इस पे। चरण सलूजा हमारे अभिनेता मित्र हैं, वेलकम टू सज्जनपुर, गोल्डन अब्बा में बहुत अच्छा इन्होंने अभिनय किया है हमारे साथ, वो भी मौजूद हैं यहाँ। तो गारू की बात का मुझे थोड़ा लगा, और मैं अपने रूम पे आया और मैं सोचने लगा। मैं कहा एक बार सोच के तो देखना चाहिए, अगर बमन जैसा इंसान कह रहा है,
और एक एक्टर भी होते हैं ना, बड़े एक्टर भी होते हैं, तो वो भी कुछ कहे तो ध्यान देना चाहिए, अड़ियल नहीं होना चाहिए अपने एटीट्यूड में, क्योंकि ये टीम वर्क है सिनेमा। ये भी मैंने श्याम बाबू से सीखा, वो टीम वर्क पे यकीन करते हैं। तो मैं सोचते रहा, फिर मैंने एक एंड उसका सोच लिया, और मैंने श्याम बाबू को बताया कि अमन ऐसा ऐसा कह रहे हैं, और मैंने ये एंड सोचा है श्याम बाबू, नया कैसा रहेगा, डाले इसको। तो बोले बमन से पूछ लो। बमन से भी एक बार बमन को सुनाया। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं सुनाया, कि सुनाओ जरा। मैंने बमन को सुनाया। बमन ने कहा वाह, ये बहुत बढ़िया एंड है, जिसमें वो जो जिसका कुआं चोरी चला गया, रहमान अली, या अरमान अली, जो भी नाम है भाई का, वो एंड में कहता है कि जब तक मैं इस बॉडी का पानी नहीं पीऊंगा अपने, तब तक मैं पानी च नहीं पीऊंगा, और अनशन शुरू कर देता है। ये मैंने लिखा नया एंड। तो उसके अनशन से, वो अल्पसंख्यक है, और उसके अनशन से, और बॉडी चोरी चली गई, करप्शन हुआ है, पूरे मिनिस्ट्री में तहलका मच जाता है, विधानसभा में चर्चा हो जाती है, और तुरंत उसको सॉल्व किया जाता है। तो बमन ने कहा कि ये बहुत बढ़िया, श्याम बाबू ने कहा कि हाँ बहुत बढ़िया एंड है, मजा आ जाएगा। तो इस तरह से एक अच्छा टीम वर्क के रूप में वो एंड निकल के आया बिल्डर नंबर। नहीं तो पहले मैंने मालूम नहीं क्या एंड किया था, मुझे अब वो याद भी नहीं है। तो इस वजह से, और उसमें अच्छे प्रतिभाशाली अभिनेता थे, मनीषा लांबा और बोमन ईरानी का डबल रोल, रवि किशन। अब जैसे देखिए कैसे श्याम बाबू चीजों को ठीक करते हैं। मैंने कहा श्याम बाबू रवि किशन है, और ये कहानी हैदराबाद की है, तो इसके बोलने में हैदराबादी का मजा नहीं है, रवि किशन के बोलने में। ये तो पटना बिहार इस तरफ का, इसके उसमें है, जुबान में है, इसके व्यक्तित्व में है वो। तो श्याम बाबू ने कहा इसको बिहार का बना दो ना। तो मैंने कहा हैदराबाद में बिहार का अच्छा लगे। कहे नहीं, हाँ ऑफिस में काम करते हैं लोग, बिहार बिहार से आते हैं, हो सकता है। मैंने जीवन का कितना अच्छा पकड़ है उनको। या जैसे जुबेदा में वो कास्टिंग कर रहे थे, तो उन्होंने मनोज बाजपेयी को राजकुमार का रोल दिया। मैंने श्याम से बोला, श्याम बाबू, राजकुमार की जो इमेज मेरे दिमाग में है, या जनरली पब्लिक के दिमाग में है, तो राजकुमार जो होते हैं राजशाही घराने के, वो गोरे चिट्टे, लंबे, आदर्श पुरुषोत्तम जैसे लगते हैं, वैसे होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये सिनेमेटिक इमेज है जो दिमाग में बसी हुई है लोगों के, ऐसा नहीं होता। राजकुमार कई तरह के होते हैं, राजा कई तरह के होते हैं, और जो ओरिजिनल वो राजा थे वो मनोज वाजपेयी जैसे ही थे वो। तो बड़ा अच्छा लगा वो। और मनोज वाजपेयी ने उसमें कमाल का काम किया, और कहीं नहीं लगता कि वो एक बड़ा राजा नहीं है, राजशाही घराने का नहीं। ये कितनी खूबसूरत पकड़ होती है उनकी लाइफ की। तो इस तरह से मैं उनके साथ यात्रा मेरी जारी है, चलती रही। फिर एक मैंने उनके लिए और फिल्म लिखी है, जो बंग बंधु से पहले बनने वाली थी। उसकी भी लगभग स्क्रिप्ट तैयार है, लेकिन बंग बंधु का काम आने की वजह से श्याम बाबू ने कहा कि मुझे ये काम करना जरूरी है, क्योंकि ये बांग्लादेश की सरकार और भारत की सरकार की इच्छा है कि मैं ये फिल्म बनाऊं, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो उन्होंने उसको शुरू किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म खत्म हो जाएगी, बन जाएगी, तो श्याम बाबू उस फिल्म को भी बनाएंगे जो मैंने उनके लिए लिखी है। और अभी भी जब भी मेरी बात होती है, 10 दिन पहले, 8 दिन पहले मेरी 1-2 बार बात होती है जब भी, तो मैं उनसे कहता हूँ श्याम बाबू, अभी 4 फिल्में आपको और बनाना है। तो हंसते हैं जोर से, क्योंकि उनकी एज हो गई है, 85 ऐसी एज चल रही है उनकी, और वो बंग बंधु जैसा बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हिम्मत देखिए उनकी, साहस देखिए। लोग तो हमारे यहाँ रिटायर हो जाते हैं 60 साल में, निर्देशक वगैरह, या बूढ़े, दिमाग से बूढ़े हो जाते हैं, थकेले, कुछ नया कर ही नहीं पाते। उनके लिए श्याम बाबू आदर्श हैं। 85 की एज में वो बंग बंधु जैसे बड़ी फिल्म बना रहे हैं। और मैं उनको कहता हूँ अभी आपको 4 फिल्में और बनानी है श्याम बाबू, ताकि उम्र की कोई हताशा उनके अंदर ना आने पाए,
और मैं जानता हूं वो नहीं आएगी। वो आदमी 4 फिल्में बनाएगा। और तो मैंने कहा श्याम बाबू, मैं कहानियां सोच रहा हूँ, हाँ। और श्याम बाबू, मैं ऐसी कहानी बना रहा हूँ श्याम बाबू जो एक घर में ही हो, तो आपको शूटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा श्याम बाबू। और मैं 3-4 कैरेक्टर ही रखूंगा। जबकि मैं जानता हूँ श्याम बाबू ज्यादा बड़े स्केल का काम करते रहे हैं हमेशा। चाहे भारत एक खोज हो, चाहे बंग बंधु हो, चाहे नेताजी हो, जो भी हो। उनकी टीम में 2-3 लोग नहीं होते, उनकी टीम में हमेशा 20-25 एक्टर होते हैं। पर अभी मैं उससे कह रहा हूँ कि श्याम बाबू बहुत फोकस फिल्म बनाएंगे, 3-4 बनाएंगे श्याम बाबू, और कॉमेडी बनाएंगे, सटायर। तो खूब खुश होते हैं वो, कहते हैं हाँ बनाएंगे। तो मैं अब दुआएं करता हूँ कि श्याम बाबू 4 क्या 40 फिल्में बनाए, और अ, दीर्घायु हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे, नीरा जी का, पिया का, और सब क्रिएटिव बने रहें, और हम सबको हमेशा गाइड करते रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ अर्पण कुमार जी का। देखिए, हिंदी साहित्य में अ, मुझे अकेले ये इंसान दिख रहे हैं जो साहित्य से अलग विषयों को भी साहित्य से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बड़ी दमदार कोशिश किया है उन्होंने, सिनेमा वालों पे काम करना, उनकी बायोग्राफी पे काम करना, और मुजफ्फर अली पे काम करना, शमा जैदी पे काम करना, और श्याम बेनेगल पे काम करना, जो इस हमारी समय के, मैं कहूंगा पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों में से एक हैं श्याम बेनेगल। उनके जीवन पे एक विस्तार से ये काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को बुला रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं कि श्याम बेनेगल क्या है। क्योंकि बहुत सारी चीजें लोग श्याम बेनेगल के बारे में जानते नहीं। और अभी मैंने मेरा मैं तो ऐसी मेरी हालत हो गई है कि गूंगे के मुंह में गुड़ डाल दिए हैं, और आप उससे स्वाद पूछ रहे हैं, तो स्वाद नहीं बता सकता है। तो मेरे लिए थोड़ा सा कहना मुश्किल है। और हजारों बातें हैं, मैं श्याम बाबू के ऊपर घंटों बात कर सकता हूँ। उनकी यात्रा, उनके साथ जो मैंने किया ट्रेन में, इधर उधर जहाज में, क्या उनका एटीट्यूड लोगों के साथ रहता है, कैसे काम करते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं। तो मैं अर्पण जी का बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक बड़ा काम है, और इसका महत्व है, ऐतिहासिक महत्व होगा इसका। अगर इसको संरक्षित रखा गया तो इसका आज नहीं तो कल ऐतिहासिक महत्व होगा। और आपको मेरी शुभकामनाएं, और सारे आपके दर्शकों को मेरी धन्यवाद, शुभकामनाएं, और आप सभी मित्रों को और शुभकामनाएं, और श्याम बाबू को मेरा सादर प्रणाम। जी, शुक्रिया अशोक जी, इस बेहद महत्वपूर्ण और आत्मीय उद्बोधन के लिए, इस संवाद के लिए। और मित्रों, आप लोगों में से अधिकांश को यह बात पता ही है कि वर्ष 2019 के लिए अशोक मिश्र जी को मध्य प्रदेश शासन की ओर से किशोर कुमार सम्मान दिए जाने की घोषणा हुई है। हम एक बार आप सभी लोगों की ओर से और इस मंच की ओर से इन्हें पुनः हार्दिक बधाई देते हैं कि लगातार इनकी सक्रियता, इनके समर्पण की यह जो गूंज है दूर तक पहुंचती रहे, गूंज की अनुगूंज बनी रहे। कुछ एक चित्र हमने इस अवसर पर रखे हैं जिसमें अशोक मिश्र जी जो है वो श्याम बेनेगल जी के साथ हैं। 5-10 मिनट हमारे साथ और बिता लें अशोक जी, इसके बाद हम लोग इस चर्चा को रोक देंगे, समाप्त कर लेंगे। मित्रों, इस वीडियो फाइल में कुछ अनूठे चित्र हैं, उसे देखें और उस पर हम अशोक मिश्र जी की प्रतिक्रिया लेंगे। वेलकम टू सज्जनपुर में भी इन्होंने अभिनय किया है, एक पंडित जी का अभिनय किया है। और यहाँ अमरावती की कथाएं जिसकी चर्चा शुरू में हुई, यहाँ भी इन्होंने एक इस जो घड़ी साज है इसके शिक्षक का अभिनय किया है। बहुत ही रोचक कहानी, दमदार अभिनय रघुवीर यादव का, और अशोक मिश्र जी का लेखन
और स्वयं अशोक मिश्र इसके शिक्षक हैं, इस व्यक्ति के, इस घड़ीसाज के। जी मगर जी इनको देता है, वह सभी लोगों को बुलाकर, कभी मछुआरे को, कभी किसी और को, कभी अपने शिक्षक को, उसका अपना एक खास अंदाज है। और बहुत ही रोचक कहानी जिसकी चर्चा हुई और जिसमें इनका भी अभिनय रहा। वेलकम टू सज्जनपुर में भी अशोक मिश्र जी का एक छोटा मगर एक दमदार और एक आत्मपरक भूमिका है, जो फिल्म के अंत में आती है और हमें प्रभावित करती है। तो ये कुछ एक चित्र और हैं जिन पर हम अशोक मिश्र जी की प्रतिक्रियाएं लेंगे। कुछ कहें, कोई बात ऐसी याद आ रही हो रघुवीर जी से संबंधित या और कुछ? जी, जी। हाँ, कोई ये ऐसी बात? अमरावती कथाएं का अनुभव है जो बहुत ही अच्छा लगा। और रघु भाई के साथ काम करना हमेशा अच्छा लगता है। वो एक बड़े अभिनेता हैं, बहुत मशहूर अभिनेता हैं, बहुत ऊंचाई वाले अभिनेता हैं। तो उनके साथ अभिनय कर रहे हो तो अभिनय लगता ही नहीं कि अभिनय कर रहे हैं। इतने सहज से रहते हैं वो, और इतना सहज अपने सामने वाले को बनाते हैं। तो अमरावती कथाएं मेरे लिए बड़ा सुखद अनुभव था कि कई एपिसोड में मैं उनके साथ काम कर सका अभिनेता के रूप में भी। जी, श्याम बाबू और मेरी ये तस्वीर रायपुर की है। जब हम दोनों रायपुर गए थे कि श्याम बाबू को किशोर साहू सम्मान मिला था। छत्तीसगढ़ का एक बड़ा सम्मान था जिसमें 10 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। तो मैं उसकी जूरी में भी था और भी कई लोग जूरी में थे बड़े। और हम सब ने तय किया था कि श्याम बेनेगल को ही ये अवार्ड मिलना चाहिए। तो उस अवार्ड के समय हम लोग रायपुर गए थे और वहाँ एक होटल में ठहरे थे। ये वहीं की तस्वीर है। जी। तो मित्रों, इस तरह से हम देख रहे हैं कि अशोक मिश्र जी श्याम बेनेगल के साथ कितने स्तरों पर जुड़े रहे, और ऐसे कितने ही प्रसंग हैं जब इतने वर्षों का साथ है, दशकों का साथ है। एक युवा अशोक मिश्र जो है, एक प्रौढ़ अशोक मिश्र बनते हैं श्याम बेनेगल के नेतृत्व में। और कई दूसरे फिल्म निर्देशकों के साथ भी अशोक मिश्र जी ने बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, जिनमें हम नसीम की बात कर सकते हैं, जिनमें हम बवंडर जैसी फिल्म की बात कर सकते हैं। तो एक बात यह भी बतलाएं चलते चलते कि जो दूसरे फिल्म निर्देशक हैं और जो श्याम बेनेगल एक फिल्म निर्देशक हैं, इनमें आप किस तरह का अंतर पाते हैं अशोक मिश्र जी? देखिए, हर निर्देशक की अपनी खूबी होती है। और मुझे मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे अच्छे निर्देशकों का साथ मिला। जैसे सईद मिर्जा बड़े ही रचनात्मक व्यक्ति है और वो बहुत ही मॉडर्न सोच वाले व्यक्ति हैं। अब तो फिल्म नहीं बना रहे हैं वो। तो पर उनके साथ मैं वो भी बहुत क्रिएटिव आदमी है। फिर मैं जगमोहन मुंदड़ा जो कि अब नहीं रहे, उनके साथ मैंने काम किया। उनकी एक दूसरी तरह की इमेज थी जो उन्होंने बॉन्डर बना के तोड़ा कि वो सीरियस फिल्म भी बना सकते हैं। तो सबका अपना मत था, लेकिन श्याम बाबू बड़े कंप्लीट लगते हैं मुझे। मतलब एक कंप्लीट निर्देशक जिसको आप कह सकते हैं, एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें कोई बुराई ना हो। कोई किसी का दिल नहीं दुखाया उन्होंने आज तक। तो ये इससे ज्यादा सिनेमाकार ज्यादा ऊंचा हो जाता है। और अपने काम को सतत जारी रखना। बेहद अनुशासित आदमी, टाइम के बेहद पंक्चुअल, नए जी, विचारों का स्वागत करने वाले, क्रिएटिविटी को खुली छूट देने वाले। तो और वो ये जी, कहते हैं, श्याम बेनेगल और दूसरे निर्देशकों में ये फर्क है कि श्याम बाबू ये कहते हैं कि देखो भाई, ये फिल्म बन रही है, इसमें आप राइटर हैं, आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपकी तारीफ होगी। एक्टर जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ होगी। अगर मैं निर्देशन अच्छा करूंगा तो मेरी तारीफ होगी। तो हमको अपनी तारीफ या अपनी बुराई खुद करनी है, करानी है। तो हम सब जी, अच्छा काम करते थे।
ये बमन गारू के साथ फोटो है, जिसमें ये बगल में जो बैठे हैं ये मैं नहीं हूं, मुझे ऐसा लगता है कोई और है, पर ये इस कार्यक्रम में मैं था। ये रिलायंस ये रिलायंस का एक कार्यक्रम था जिसमें वेल्डन अब्बा की डीवीडी रिलीज की गई थी। तो मैं, श्याम बाबू और बमन गए थे, और हम लोगों ने वहां काफी अच्छे से वेल्डन अब्बा के बारे में बताया था, और ये डीवीडी रिलीज हुई थी, उस समय की फोटो है। जी। और मित्रों, जैसे कि चर्चा हुई कि कैसे वेलकम टू सज्जनपुर में या वेल्डन अब्बा में श्याम बेनेगल का डायरेक्टर कुछ भिन्न रूप में हमें दिखाई पड़ता है। हालांकि हास्य परिहास से जुड़ी इन फिल्मों के जो मुद्दे हैं, जिनमें से कुछ एक गंभीर मुद्दों की ओर अशोक मिश्र जी ने इशारा भी किया, वे अपने आप में बड़े सामाजिक राजनीतिक मुद्दे हैं। और उन सब प्रसंगों पर इस इन फिल्मों में बात उठाई गई। वेलकम टू सज्जनपुर में ऑनर किलिंग है, विधवा की समस्या है, गांव की समस्या है, बेरोजगारी है, गांव से पलायन है। तो इधर वेल्डन अब्बा में पानी की समस्या पर और उससे जो संबंधित करप्शन की समस्या उससे जुड़ी हुई है, वो एक कैसे एक रोचक रूप में एक कथा बुनी गई है अशोक मिश्र जी के द्वारा, जिसका निर्देशन श्याम श्याम जी ने किया है। इस चित्र के बारे में कुछ बतलाएं और इसके बाद हम लोग इस बातचीत को विराम देंगे। किस फिल्म के बारे में? यह जो चित्र स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हम यह लोग जो रायपुर जा रहे थे उस समय की फोटो है। जी हम श्याम बाबू के साथ मैं रायपुर जा रहा था, वो किशोर साहू अवार्ड लेने जा रहे थे, तो मैं जी गया और हमारी ये फोटो है। अच्छा, वेल्डन अब्बा में जो राइटर जिन्होंने क्लेम किया था हैदराबाद की, उनका नाम जिलानी बानो है, जी पद्मश्री भी है मेरे ख्याल से वो, है ना? जी तो ये मैंने, चूंकि उस समय याद नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा क्लियर कर दूं मैं। तो मित्रों, अब मेरे ख्याल से चलेंगे, क्योंकि मुझे अभी एक फिल्म देखने जाना है, और जी 11:30 का शो है वो। तो मैं आपसे बहुत इजाजत लूंगा, और बहुत अर्पण जी क्या का मैं अशोक। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और श्याम बाबू मेरे गुरु को मैं फिर से प्रणाम करूंगा, और आप सब दर्शकों को मैं प्रणाम करूंगा, नमस्कार करूंगा। तो फिर मिलते हैं अपन कभी, और बात करेंगे श्याम बाबू पे भी, तो अभी और बात करते रहेंगे। जी जी, ठीक बहुत है, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक मिश्र जी, आपने समय निकाला। और मैं मित्रों मित्रों बतला दूं कि ये अभी हाल ही में गुजरात से लौटे हैं, संभवतः कल ही लौटे हैं, और आज जी जी। श्याम बाबू पर इस एकाग्र में इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं। हम समझ सकते हैं कि इनके अंदर की भावना और उनके प्रति इनका सम्मान, और इस व्यवस्थित बातचीत के लिए और श्याम बेनेगल के व्यक्तित्व के कुछ नए रंगों से हमारा परिचय कराने के लिए अशोक मिश्र जी, आपका पुनः हार्दिक धन्यवाद। तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, शुभ रात्रि।